सर, एक मेरा प्रश्न ये भी था कि आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और किसी को कुछ भी सिम्पटम होता है तो वो तुरंत उसको गूगल करने लग जाता है और खुद ही जैसे बोले हम आम भाषा में कि वो खुद ही डॉक्टर बन जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे बताना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे इस प्रश्न का मैसेज ये है कि गूगल, हाँ, डेफिनेटली इट विल हेल्प्स, बट लेकिन आपके घर में कोई भी चीज़, जैसे सपोज इलेक्ट्रिक कोई लाइन ख़राब होती है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन को इनवाइट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन वो रिपेयर करें। प्लम्बिंग वाली लाइन ख़राब है तो प्लम्बर को इनवाइट करते हैं कि भाई आप वो लाइन चेक करें और वो सही करें। इसी तरह से जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, आपकी बॉडी में कोई भी न्यू अनयूजुअल सिम्टम्स जो आपको कह रहा है, बॉडी हिंट दे रही है कि हाँ ये सिम्टम्स न्यू हैं, अनयूजुअल है और आपको 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद आपको गूगलिंग नहीं करनी है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि गूगल करें, लेकिन उसको जानने के लिए करें और एक्चुअल जो सिम्टम्स हैं या उसका अपने को आगे जो निदान करना है उसके लिए आप डॉक्टर से ही मिलें, ताकि आप उसके लिए श्योर हो पाएँ कि आपको बीमारी है या नहीं। नमस्कार। फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के रक्षक पॉडकास्ट सीरीज़ में वर्ल्ड कैंसर डे पर आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर देवेश गोयल, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मेरा नाम देवेश गोयल, मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ और बेसिक जो मेरी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें कीमोथेरेपीज़, टारगेटेड कीमोथेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपी एंड पैलिएटिव केयर, तो ये सारा मेरी वर्क प्रोफाइल में है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आज अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे पास आए। हम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज वर्ल्ड कैंसर डे पे ऐसी कौन-सी मतलब लोगों के बीच में बहुत सी गलत धारणाएँ हैं, तो आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये गलत धारणाएँ हैं और आप जो है उसको ना समझें और डॉक्टर के पास मिलने आएँ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो आज जैसा कि हम एवरी 4 फरवरी मीन्स 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है, ये एक मृत्यु की सज़ा नहीं है। यदि हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें, उनके सिम्टम्स को स्क्रीन कर सकें, तो कैंसर से जंग जीती जा सकती है। तो कैंसर से मैं ये कहूँगा कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और इस वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, तो जैसे जैसे कि इसके अंदर हमें पेशेंट्स का एक्सपीरियंस, फैमिली का एक्सपीरियंस, सोसाइटी का एक्सपीरियंस और डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस, तो सभी के एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट करते हुए हमें पेशेंट्स को इतनी हिम्मत देनी है और फैमिलीज को कि जिससे कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट करा पाएं और उसके साथ, पेशेंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ हम एकजुटता से खड़े हो सके। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आजकल हम ये भी सुनते हैं कि मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव्स और ये जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनकी वजह से भी कैंसर बहुत फैल रहा है, तो क्या ये सच है या आप इसके बारे में हाँ, क्या कहना तो चाहेंगे? मैं वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो मोबाइल्स, माइक्रोवेव्स और जितने भी रेडिएशन टावर्स जो हमारी विसिनिटीज़ में लगे हुए हैं, जो हमारे आसपास लगे हुए हैं, इनसे अभी तक जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं उसमें कैंसर होने का खतरा नहीं है। क्योंकि ये जो टावर्स या इनसे जो रेडिएशन इमिट्स होती है वो नॉन आयोनाइजिंग होती हैं और वो अपने सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, तो इस वजह से इसमें कैंसर होने का खतरा नहीं पाया गया है। कुछ स्टडीज़ अभी चल रही हैं, तो फ्यूचर में हमें इसके बारे में ज़्यादा पता चल पाएगा कि कैंसर होता है या नहीं होता। अभी की स्टडीज़ में तो ना है। धन्यवाद सर। और मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो बिल्कुल हेल्दी पीपल हैं, जो बिल्कुल हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, वो भी आजकल उनको भी देखा जा रहा है कि वो उनको भी कैंसर हो रहा है। तो सर, इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, तो जैसे प्रश्न आता है कि वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल नॉर्मल था, इन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं, रेगुलर लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइज, एवरीथिंग दे आर टेकिंग, तो भी उनको कैंसर हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा शरीर है इसमें सेल्स होती हैं, वो डेली रेप्लिकेट होती हैं और डिवाइड होती हैं। तो इस दौरान जो सेल्स के अंदर डीएनए होता है तो उनके अंदर एक रिपेयर मैकेनिज्म होती है, तो समटाइम्स वो रैंडम जो रिपेयर मैकेनिज्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और ओवर ए टाइम वो हेल्दी पीपल्स में वो म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं ओवर ए टाइम या ओवर ए ईयर्स। तो वो एक्यूमुलेट जब हो जाते हैं तो उनको समटाइम्स वो कैंसर का रूप ले लेते हैं।
तो वही कैंसर के कारणों में जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल का योगदान 90% तक है और हेरिडिटरी जिसको अपन आनुवंशिक कैंसर कहते हैं उसमें 10% तक है। सर एक मेरा प्रश्न ये भी था कि आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और किसी को कुछ भी सिम्पटम होता है तो वो तुरंत उसको गूगल करने लग जाता है और खुद ही जैसे बोले हम आम भाषा में कि वो खुद ही डॉक्टर बन जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे बताना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे इस प्रश्न का मैसेज ये है कि गूगल हाँ डेफिनेटली इट विल हेल्प्स, बट लेकिन आपके घर में कोई भी चीज जैसे सपोज इलेक्ट्रिक कोई लाइन खराब होती है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन को इनवाइट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन वो रिपेयर करें। प्लम्बिंग वाली लाइन खराब है तो प्लम्बर को इनवाइट करते हैं कि भाई आप वो लाइन चेक करें और वो सही करें। इसी तरह से जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, आपकी बॉडी में कोई भी न्यू अनयूजुअल सिम्टम्स जो आपको कह रहा है, बॉडी हिंट दे रही है कि हाँ ये सिम्टम्स न्यू है, अनयूजुअल है और आपको 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद आपको गूगलिंग नहीं करनी है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना है। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि गूगल करें लेकिन उसको जानने के लिए करें और एक्चुअल जो सिम्टम्स हैं या उसका अपने को आगे जो निदान करना है उसके लिए आप डॉक्टर से ही मिलें ताकि आप उसके लिए श्योर हो पाए कि आपको बीमारी है या नहीं है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ऐसे कौन से सिम्टम्स है, साइंस हैं जिनको देखकर किसी भी व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उसके बाद अब उसका प्रॉपर इलाज हो सके? हाँ, सो आज हम वर्ल्ड कैंसर डे पे कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी दफ़े मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिम्टम्स हैं, हम हमारी व्यस्तता के बावजूद भी समय नहीं निकाल पाते हैं या हम उसको मिस करते रहते हैं। तो ये सिम्टम्स आगे चल के कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो जैसे इन सिम्टम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वेट लॉस, तो यदि कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपकी बॉडी सपोज आपका 70 केजी वेट है और आपका मोर देन 10% वेट लॉस है ओवर ए 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में, तो हमें उस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। इसी तरह से हम कहेंगे कि थकान, यदि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, 8 घंटे की नींद भी ले पा रहे हैं और उसके बाद यदि आपको लगता है कि डॉक्टर साहब थकान परसिस्ट कर रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। इसी तरह से कुछ सिम्टम्स में मैं कहूँगा कि लंप या स्वेलिंग, जो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट में हो सकता है या आर्म पिट जिसको हम एक्सिला कहते हैं, या नेक के अंदर हो सकता है, गर्दन के अंदर, या कई दफे हम कहते हैं कि मसल्स में या बोन्स में कुछ स्वेलिंग का होना या लंप का होना, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मैं बात करूंगा कि क्रॉनिक कफ, यदि कफ आपका 2 से 3 वीक परसिस्ट कर रहा है, साथ में बोलने में चेंज आ रहा है जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो ये भी एक कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, तो हम कहते हैं कि यदि कई दफे पीरियड से और मेनोपॉज की फेज के बीच में या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग का होना, तो ये एक वार्निंग सिम्टम्स हो सकता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि बाउल और ब्लैडर हैबिट्स का चेंज होना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि पेशाब करना या अपना कहते हैं कि पॉटी जाना, तो इनकी चेंज हैबिट्स, कहते हैं कि लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो या डायरिया हो रहा हो या स्टूल के अंदर ब्लड का आना या यूरिन के अंदर ब्लड का आना, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है। इसी तरह से यदि हम कहेंगे कि कोई एक छाला, जिसको हम कहते हैं कि एक परसिस्टेंट सोर या अल्सर, या तो वो माउथ में हो या वो स्किन पे हो, तो वो एक कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स आपको बताए, ये वार्निंग सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक जो व्यक्ति है वो उसको कौन सी एज में अपनी स्क्रीनिंग या अपने को जागरूक बनाने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग किस एज में कैंसर के लिए करवानी चाहिए या कौन से टेस्ट होते हैं जो उनको करवाने चाहिए? हाँ, सो स्क्रीनिंग जो एज है उसको हम 40 साल के बाद स्क्रीनिंग को एडवाइस करते हैं। स्क्रीनिंग 2 तरह से होती है। हम सबसे पहले स्क्रीनिंग के माध्यम से ये कहेंगे कि हम सबसे पहले पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आता है, तब हम उसके एक फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको कोई फैमिली के अंदर कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। साथ साथ में उसके पेशेंट्स के हम सिम्टम्स भी पूछते हैं कि कोई पेशेंट को क्या सिम्टम्स है, किससे वो ग्रसित है। उसके बाद हम उसका स्क्रीनिंग प्लान तैयार करते हैं। सपोज हेरिडिटरी है या आनुवंशिक है, या कई दफा रैंडमली पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करानी है, तो पहला टेस्ट मैंने आपको बोला क्लिनिकल हिस्ट्री है। और यूजुअली जो स्क्रीनिंग्स हैं हम 40 से 45 साल की एज के ऊपर चालू करते हैं। तो इस स्क्रीनिंग्स में हम मैमोग्राफी, पैप्समियर एज वेल एज कोलोनोस्कोपी, आंतों के कैंसर के लिए ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। साथ साथ में कुछ ट्यूमर मार्कर्स के जो टेस्ट होते हैं, पीएसए टेस्ट होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, वो हम 60 साल के बाद बोलते हैं कि उनको एक बार स्क्रीन कराना चाहिए। तो एक स्क्रीनिंग में 40 साल से 45 साल की एज के बाद हमें स्क्रीनिंग को चालू करना चाहिए।
सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिनकी कोई साइंस नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते पेशेंट को, लेकिन अंदर ही अंदर कैंसर उसके डेवलप हो रहा होता है? हाँ, डेफिनेटली। कुछ कैंसर्स इस तरह के होते हैं कि पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज में ही आते हैं। जैसे कि पैनक्रियास का कैंसर होता है, उसमें बहुत ही एक मिनिमम सा एक पेन होता है वो, लेकिन वो पेन भी सीवियर जब होता है जब वो एडवांस स्टेज में आके मालूम चलता है। इसी तरह से किडनी कैंसर हमें मालूम ही नहीं चलता कि उसको पेन है, या कई दफे कुछ स्लाइटली यूरिन के अंदर ब्लड आता है तो वो इग्नोर कर जाता है कि स्टोन की वजह से हो सकता है। और इसी तरह से यदि हम बात करें तो थायराइड कैंसर, तो कई दफे लगता है कि यहाँ ईजी है, थायराइड कैंसर में कुछ स्वेलिंग्स का मालूम नहीं चलता है, तो इस तरह से थायराइड कैंसर का भी हमें इसी के बाद चलता है। तो ये इस तरह के जो मैंने आपको कैंसर बताया, पेनक्रियास का कैंसर है या किडनी कैंसर है या थायराइड वाले कैंसर्स हैं, इनमें बहुत लेट में जाके हमें मालूम चलता है कि ये कैंसर्स हैं और ये हमें कोई सिम्टम्स भी नहीं देते हैं। इसी तरह से एक ओवेरियन कैंसर फीमेल्स में होता है, उनके सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, डॉक्टर साहब जस्ट ब्लॉटिंग हो रही है, गैसियस एब्डोमेन है और कुछ अनयूजुअल सा है कि डॉक्टर साहब हैवीनेस इन पेट, मतलब जो कहते हैं ना पेट भारी भारी सा हो रहा है, तो वो एक सिम्टम्स है ओवेरियन कैंसर का। तो वो भी ओवेरियन कैंसर के भी कोई सिम्टम्स नहीं होते और हमें बहुत लेट स्टेज में जाके मालूम चलता है, जब वो गांठ बड़ी हो चुकी होती है और उसके अंदर पानी भर चुका होता है पेट में, तो वो एक ओवेरियन कैंसर भी हमें लेट स्टेज में मालूम चलता है। एक मेरा प्रश्न ये भी है कि क्या हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं वे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, क्या कुछ ऐसा तरीका है कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं ताकि हमें आगे जाके तकलीफें ना उठानी पड़े? यही हमारे इस वर्ल्ड कैंसर डे का थीम भी है कि प्रिवेंशन, कि हमें कैंसर हो ही ना और जिससे हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले कि एडिक्शन, जिसको हम कहेंगे कि कोई भी रूप में एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल हो, टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, चाहे स्मोकिंग हो या च्वी कर रहे हो, चाहे हम टोबैको खा रहे हो या चबा रहे हो या स्मोक कर रहे हो, तो उन दोनों चीजों को हमें अवॉइड ही करना होगा। सेकंड थिंग है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, इसमें कहेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट लो इन जंक फूड एज वेल एज प्रोसेस्ड फूड और हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये दो चीजों को मैं कहूंगा कि अडॉप्ट करेंगे तो लाइफस्टाइल और इसका एडिक्शन, इनसे अपन कैंसर से बच सकते हैं। और सर कोई कुछ ऐसी चीजें, कुछ 3 या 4 आप ऐसे कुछ बातें बता सके जो कैंसर के रिस्क को कम करती हो, अगर हम उसको फॉलो करें आगे लाइफ में, तो ऐसी कुछ चीजें अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? तो 3 टिप्स फ्रॉम माय साइड, कि आज मैं 3 टिप्स आपको बताना चाहूंगा कि कैंसर से बचा कैसे जा सकता है और जो आपको फॉलो करनी है। अवॉइड द एडिक्शन, तो कहते हैं कि अपने को अल्कोहल टोबैको से दूर रहना है हमेशा हमेशा के लिए। सेकंड टिप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइफस्टाइल चेंज, इसमें मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज, योगा और साथ में डाइट। डाइट में हम कहेंगे कि रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो इन जंक फूड्स एंड लो इन प्रोसेस्ड मीट। थर्ड थिंग्स स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के लिए जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स को अनदेखा नहीं करना है, और सिम्टम्स को अनदेखा नहीं करना है, इमीडिएटली आपको सिम्टम्स जो आपको अनयूजुअल लगता है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर साहब से मिलना है। तो इन 3 टिप्स से आप कैंसर से बच सकते हैं। सर जैसे आपने बताया एडिक्शन के बारे में, तो एक मेरा ये प्रश्न है कि कैंसर एडिक्शन अल्कोहल भी होता है और स्मोकिंग भी होता है, तो दोनों में से कौन सा जो है ज्यादा खतरनाक है और कौन सा कम खतरनाक है? ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये स्मोकिंग खतरनाक है या अल्कोहल खतरनाक है। मैं ये कहूंगा कि दोनों ही खतरनाक है। स्मोकिंग किसी भी रूप में कर रहे हो, चाहे मैंने आपको बोला स्मोक के रूप में कर रहे हो या च्वी के रूप में कर रहे हो, तो स्मोकिंग यदि एक बंदा खाली स्मोक ही कर रहा है तो वो भी उतना ही कैंसरस है। आजकल जो हमारे कैंसर है उसमें 30% टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट का योगदान है, कि कैंसर 30% इन्हीं टोबैको प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। अल्कोहल की भी बात करूं तो अल्कोहल भी उतना ही आपको कैंसर में योगदान कर रहा है। तो अल्कोहल की वजह से हमारे माउथ कैंसर, जीआई कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर्स, तो इनकी इंसिडेंस ज्यादा देखने को मिलती है। और यदि हम दोनों चीज, सपोज एक कोई पेशेंट है या कोई भी आदमी अल्कोहल भी ले रहा है और टोबैको साथ में ले रहा है, तो इट मीन्स इट विल डबल। कहने का मतलब है कि उसमें दोनों इफेक्ट रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है या डैमेज होने का और कैंसर होने का चांस 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों चीजों का साइमल्टेनियसली सेवन भी खतरनाक है। का मतलब कि ये चीजें हमें अपनी लाइफ में यूज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर इसी से तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस समय हमारे मतलब आसपास या वर्ल्ड में, इंडिया में भी कैंसर पेशेंट्स की संख्या कितनी हो चुकी है,
और उसका बर्डन कितना है हमारे समाज के मैं ऊपर? यही कहना चाहूंगा कि कैंसर जो हम बात कर रहे हैं 2000 और अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2022 का जो ग्लोबोकॉन का डेटा है वो कह रहे हैं कि 14 लाख पेशेंट डायग्नोसिस हुए हैं एक ही साल के अंदर, और इवन 9 लाख डेथ्स हुई हैं। तो सबसे पहले कहूंगा कि इसमें जो हर 9 में से एक आदमी को लाइफ टाइम में कैंसर होने का रिस्क रहता है। और आगे आने वाला जो डेटा है 2035 का वो बड़ा भयावह है, क्योंकि हर घर में एक पेशेंट कैंसर का देखने को हमें मिलेगा। तो जो कैंसर्स मेन है, यदि हम मेल्स की कैंसर की बात करें तो सबसे मेन कैंसर मेल में हेड एंड नेक, जिसको अपन कहते हैं लिप का, ओरल कैविटीज का। सेकंड नंबर यदि हम कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर है मेल्स में। थर्ड नंबर बात करें तो हम इसोफेगस, फूड पाइप का कैंसर है। तो इस तरह से 3 मेजर कैंसर मेल में है। फीमेल कैंसर की यदि मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे यदि मैं बात करता हूं तो सर्विक्स कैंसर है, और थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करता हूं तो उसमें लंग कैंसर का इंसिडेंस फीमेल्स में उतना ही है। तो कैंसर का इंसिडेंस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारे लिए मतलब एक अलार्मिंग है कि 2035 में हर घर के अंदर एक हमें पेशेंट कैंसर का देखने को मिलेगा। ये तो सर बहुत खतरनाक चीज़ बताई यस आपने। यस यस। सर एक चीज़ मैंने और भी सुनी है कई लोगों की, कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। और जैसे कि हम भ्रांतियों पे भी बात कर रहे हैं, तो मैंने ये बहुत सुना है, लोग सोचते हैं कि कैंसर अगर हमने बायोप्सी करवाई तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो इस डर से भी लोग बायोप्सी या जांच की तरफ नहीं जाना चाहते। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हाँ, तो बायोप्सी जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, या लोगों के मन में कंफ्यूजन है, या लोगों को डर है कि डॉक्टर साहब बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैलेगा और वो रैपिडली इंक्रीज करेगा, तो डॉक्टर साहब बिना बायोप्सी के कोई इलाज बताएं। ऐसा मिथ है, ये हर पेशेंट्स के मन में एक गलत अवधारणा है। यदि हम कहेंगे कि बायोप्सी का उद्देश्य क्या होता है, बायोप्सी का उद्देश्य कैंसर को कंफर्म करना कि कैंसर है या नहीं है। सेकंड थिंग है कि कई दफे कुछ गांठें होती हैं वो नॉन कैंसरस भी हो सकती हैं, जिनको हम इंग्लिश में बिनाइन कहते हैं, और जो कैंसरस होती है उनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। तो एक ये भी डिफरेंशिएट करना होता है कि कुछ गांठें कैंसरस का जैसे लग रही होती हैं सीटी स्कैन या एमआरआई में, जबकि वो कैंसर की नहीं होती है। तो कैंसर को कंफर्म करना मींस कि पॉजिटिव बताना कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो बायोप्सी मस्ट है कैंसर को कंफर्म करने के लिए। साथ में कैंसर को का टाइप भी बताने के लिए बायोप्सी की जाती है कि किस टाइप का ये कैंसर है, जिसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जो लेकिन मिथ है बायोप्सी करने से, बायोप्सी में हम बहुत ही एक मिनिमम 1 से 2 mm का पीस लेते हैं, और वो भी आजकल सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं सोनोग्राफी गाइडेड या सीटी गाइडेड, उस तरीके से एक निडल से हम पीस लेते हैं ताकि वो आगे जांच के लिए भेजा जा सके। तो इससे कैंसर फैलने की संभावना नगण्य होती है, कि निल होती है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से सेफ है और यस, कोई भी बिल्कुल, इसको करवा सकता कोई है भी करा पेशेंट। सकता है। एक और सर, लोगों के बीच में बहुत गलत धारणा है कि कीमोथेरेपी जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है, पेशेंट को उससे बहुत तकलीफ होती है। तो उस डर से भी पेशेंट जो है डॉक्टर के पास नहीं आना चाहता है। तो इस विषय में आप क्या बताना हाँ, चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी क्या है। जैसे हम कहते हैं कि टीबी टीबी का इलाज क्या है, एटीटी, इसको हम कहते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट्स। ऐसे ही कैंसर के इलाज की पद्धति के नेम को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी आते ही लोगों को डर हो जाता है कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत पेनफुल है, क्योंकि लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं या नियर फैमिलीज में देखते हैं तो वो एक प्रीवियस, जैसे हम कहते हैं कि पहले के टाइम में उनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं, और लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं कि इन पेशेंट्स को बहुत तकलीफ हुई कीमोथेरेपी के बाद। लेकिन मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि कीमोथेरेपी क्या है। तो एक कैंसर के इलाज की विधि है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सिंपली क्या कहते हैं कि कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं जिसको हम ओरल कीमोथेरेपीज कहते हैं, और कुछ इंजेक्शंस के फॉर्म में होती है जिनको अपन इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर कहते हैं। तो उन ड्रग्स को हम लेके सिंपली ड्रिप के माध्यम से पेशेंट्स की वेन्स के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये कीमोथेरेपी है। लेकिन कीमोथेरेपी अभी नाउ डेज कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन की वजह से बेस्ट एंटीमेटिक, जो पहले कहते थे कि डॉक्टर साहब वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, तो बेस्ट एंटीमेटिक्स और बेस्ट रेजिम्स जो हम कहते हैं कि उसकी वजह से कीमोथेरेपी आज बहुत सेफर हो गई है। उनके साइड इफेक्ट नगण्य हैं, और माइनर साइड इफेक्ट्स के लिए हम रूटीन मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं, जिससे कि साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। जो साइड इफेक्ट्स कई दफे होते हैं या पेशेंट की वो बीमारी की वजह से हो सकते हैं, ना कि वो कीमोथेरेपी की वजह से होते हैं। तो कीमोथेरेपी आज के टाइम में बड़ी सेफर है। मॉडर्न मेडिसिन ने जो इजाद की है एंटीमेटिक्स, जो उल्टियां की वॉमिटिंग की दवाइयां हैं या पेन किलर्स हैं, उसकी वजह से कीमोथेरेपी बड़ी सेफ है। तो आपका कहने का मतलब है कि हमें डरना नहीं चाहिए और बिल्कुल इलाज कीमोथेरेपी कराना से चाहिए। डरना नहीं चाहिए। और कीमोथेरेपी के बारे में भी आगे ऐड करूंगा कि आजकल कीमोथेरेपीज
ओरल टैबलेट्स, जिसको हम कहते हैं कि काफी कैंसर्स में ओरल कीमोथेरेपी के रूप में भी हम जाने लगे हैं। सर कीमोथेरेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि कीमोथेरेपी लगाते ही हमारे बाल पेशेंट के चले जाएंगे और वो अपने लुक को लेके भी परेशान होते हैं, तो क्या ये सच है और इससे कितना घबराना चाहिए? हाँ, तो यूजुअली हम ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं बाल झड़ने की, स्पेशली सवाल आता है फीमेल्स में, वो अपने लुक्स को लेके, क्योंकि बाल एक बड़ी हेयर जो है प्रायोरिटी पे होते हैं। तो जैसे कि कीमोथेरेपीज का जो वर्क होता है वो क्या कहती हैं कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्या होती है कि रैपिडली डिवाइडिंग होती है, तो उस पर वर्क करती हैं, तो उनको डैमेज करने की कोशिश करती हैं। साथ साथ में कीमोथेरेपीज क्या होती है कि नॉर्मल सेल्स, जिसको कहते हैं कि बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश करती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती हैं वो हेयर फॉलिकल्स, क्योंकि हेयर की जो ग्रोथ होती है वो हेयर फॉलिकल्स से होती है। वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे जो बालों की ग्रोथ पे, हेयर फॉलिकल्स पे आता है। इसकी वजह से कीमोथेरेपी लगने के बाद बाल झड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कीमोथेरेपी में हम क्या ड्रग्स ले रहे हैं। हर ड्रग्स का एक अलग साइड इफेक्ट है। तो सपोज कि कुछ ड्रग्स जो कहते हैं कि जिनको अपन हाईली टॉक्सिक कहते हैं, उनका इफेक्ट ज्यादा है, उसमें बाल जाने की संभावना ऑलमोस्ट 90 to 100% होती है। कुछ कीमोथेरेपीज इस तरह की हैं या ड्रग्स जो हैं उनमें संभावना 20% से 30% के बीच में होती है, बिल्कुल माइल्डर रूप से बाल झड़ते हैं। डेफिनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर वाले केसेज हैं उनमें बाल जाने की संभावना ज्यादा होती है, और फीमेल्स के लिए बड़ा मतलब कहते हैं कि जैसे एक मेंटल ट्रॉमा होता है कि सर बाल नहीं है और सोशल फंक्शंस में जाना, रहना, परिवार में रहना, तो उनको एक बड़ा ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब कैसे आगे का चलेगा। लेकिन हम हर पेशेंट्स को एक इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि ये कुछ समय के लिए है, बाल वापस से आ जाते हैं। जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उसके विद इन 3 to 6 मंथ्स कहते हैं कि बालों की ग्रोथ वापस से आना चालू होती है, और तकरीबन साल से 2 साल में वो बालों की ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है। तो बालों को लेके मन में संशय नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले ट्रीटमेंट से क्योर करना है, कि हमें पहले ट्रीटमेंट लें जिससे कि हम उसमें रिलीफ हो सके और उसको क्योर कर सकें। तो पहले बालों पे फोकस नहीं करना है। डेफिनेटली एक मेंटल ट्रॉमा ये हो सकता है। नाउअडेज अभी मैं कहना चाहूंगा कि स्कैल्प कूलिंग मशीन्स आने लगी हैं, जिससे कि बालों का झड़ना कीमोथेरेपी के दौरान कुछ हद तक कम किया जा रहा है। तो स्कैल्प कूलिंग मशीन है, उसके दौरान कीमोथेरेपी जब हम इंजेक्ट करते हैं, साथ साथ में कुछ स्कैल्प कूल जो कहते हैं कि भाई वो उस एक कैप होती है जो अपने सर के अंदर पहनाई जाती है, तो वो आपके स्कैल्प को कूलिंग करती है, जिससे कि जो हेयर फॉलिकल्स का डैमेज होने का खतरा कम रहता है। तो स्कैल्प कूलिंग मशीन की वजह से भी बालों का झड़ना कम किया जा रहा है। तो बाल झड़ने को लेके अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि बालों की रीग्रोथ हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस पे ये भी लगता है कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो वो बहुत डर जाता है, साथ साथ उसके परिवार वाले भी बहुत घबरा जाते हैं कि अब तो पेशेंट को बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो उस विषय में आप कह रहे हैं कि उनको अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, या अपने घर की परिवार की स्थिति में क्या पॉजिटिव चीजें रखनी चाहिए जिससे वो अच्छा रिकवर कर सके? देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। पॉजिटिव मतलब हम कहते हैं कि लाइफ लाइफ में हर चीज पॉजिटिव है। यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी में बैठ के आप हमेशा ये नहीं सोचोगे ना कि एक्सीडेंट होगा ही होगा। हम चाहे प्लेन में बैठे तो प्लेन में भी क्या रहेगा कि हम पॉजिटिव रहेंगे कि हमें उस डेस्टिनेशन पे जाना है। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि प्लेन गिरेगा ही गिरेगा। तो हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, चाहे हम जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, चलने लगता है, खाने लगता है, तो ये हर चीजें पॉजिटिव है। हम लाइफ में चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, तो हम ये थोड़ी खाना बनाएंगे तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि हाथ जल जाएगा। तो हर चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ऐसे ही मैं कहूंगा कि कैंसर का नाम सुन के आदमी नेगेटिव फर्स्ट हो जाता है, लेकिन नेगेटिव होने से हमारे को क्या है कि वो हमारी नेगेटिव एनर्जी, जैसे कहता है ना कि कैंसर के ट्रीटमेंट में पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव एनर्जी यदि होगी तो वो नेगेटिव सेल्स को मारने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। हम मेंटली और स्ट्रांग होंगे। यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम उस ट्रीटमेंट को फेस कर पाएंगे, उस ट्रीटमेंट का जो माइल्डर साइड इफेक्ट है उसको भी फेस कर पाएंगे, और हम एक इससे रिकवर कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इसमें मेंटल बूस्ट, जैसे कहते हैं ना कि मानसिक रूप से स्ट्रांग हो सके और हम प्रिपेयर हो सके कि किसी भी सिचुएशन में हम प्रिपेयर हैं। तो पॉजिटिव मीन्स कि कैंसर क्योर। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव पेशेंट का, पॉजिटिव उसकी फैमिलीज का। और मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव हर, इसमें जो इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, तो इसमें डॉक्टर्स का पॉजिटिव रहना, सोसाइटीज का पॉजिटिव रहना और आसपास के लोगों का,
कि उसको बूस्ट करना है, उसका मोरल बूस्ट करना है पेशेंट का, कि हमें किस तरह से उस कैंसर से जंग जीत सकें। तो सारे फैक्टर्स मिलके पॉजिटिव माइंडसेट मींस पॉजिटिव रिजल्ट। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो ये कैंसर है, ये पेशेंट्स जब जितना मुझे पता चला है कि कैंसर जब पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो काफ़ी कहते हैं कि बहुत लेट आया हमारे पास। तो सर ऐसा क्यों होता है कि कैंसर्स का पता इतना देर में क्यों चलता है हमें? आप जो बात पूछना चाह रहे हैं कि कैंसर हमारे इंडिया में या हमारी जो कंट्री है इंडिया में बहुत लेट मालूम चलता है, तो इसके भी कारण है कि हम जो है लोग डरे हुए रहते हैं, बड़ा फियर रहता है डर कि मेरे को कैंसर तो नहीं है। सपोज कई दफे कुछ फीमेल्स बताती नहीं है कि उनको ब्रेस्ट में गांठें हैं। एक सोशल स्टिग्मा होता है कि हाँ, कई दफे लोगों को लगता है कि इस फैमिली में कैंसर है, तो लोग सोसाइटी में डर के मारे नहीं बताना चाहते। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसा मैंने आपको स्क्रीनिंग सिम्टम्स के बारे में बताया कि वो सिम्टम्स को जानते ही नहीं कि ये कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। कई दफे ब्रेस्ट में जो गांठें होती हैं वो मिल्क दूध की भी होती हैं, फाइब्रोएडेनोमा की भी होती है, कैंसर्स की भी होती हैं। तो लेकिन कई लोगों को इन कैंसर के जो स्क्रीनिंग सिम्टम्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। तो और चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें स्क्रीनिंग, लोग जो कहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कहते हैं कि कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, कि लोग कहते हैं कि अपने को रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, चेकअप्स कराना है, तो एक तो वो भी नहीं कराना चाहते, और एक रिमोट विलेजेस जहां कहते हैं कि पेरिफ्रीज हैं या रूरल प्लेसेज हैं, वहां स्क्रीनिंग का अभाव है। जैसे हम कहते हैं पेप्समियर, मैमोग्राफी या कोलोनोस्कोपी या रेगुलर एक कैंसर स्क्रीनिंग्स उन सेंटर्स पे या पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटर्स, वहां पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से कैंसर बहुत लेट स्टेज में पकड़ के आता है। लेकिन काफी दफा डर, सोशल स्टिग्मा और सिम्टम्स के बारे में जानकारी ना होना, ये एक बहुत बड़ा मतलब क्राइटेरिया है जिसकी वजह से पेशेंट्स लेट आता है। और साथ साथ में यदि कई दफे मालूम चलता है तो उस जगह पे स्क्रीनिंग टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है, जिससे कि पेशेंट वो टेस्ट नहीं करा पाते हैं। धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या कोई कैंसर ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, या हम कैंसर के साइंस की टेक्नोलॉजी से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि कल को हम कैंसर को पूरी तरह से ट्रीट कर पाएंगे? हाँ, मॉडर्न मेडिसिन में यदि मैं कुछ कैंसर्स की बात करूं, जैसे ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर, इनमें अभी आज के डेट में 90% से ऊपर सर्वाइवल हुआ है। काफी टेक्निक्स जो अभी कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन, जो हम कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी की टेक्निक्स, कीमोथेरेपी के टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट और जो ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें काफी कैंसर्स में, जो मैंने आपको बताया 3 कैंसर्स बताए, इनमें 90% तक सर्वाइवल होने लगा है। और आने वाले टेक्निक्स जो है, आने वाले और कैंसर्स में भी हमें सर्वाइवल बढ़ने की उम्मीद है। तो सर आने वाली ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कोई एडवांस टेक्निक ऐसी आ रही है जिसको हमारे दर्शकों को यस, जानना चाहिए? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ टारगेटेड ट्रीटमेंट। सपोज कोई पेशेंट किसी कैंसर से ग्रसित है, तो उनमें हम एक टेस्ट होता है बायोप्सी पे, एक एनजीएस टेस्ट, या आजकल हम ब्लड से भी करने लगे लिक्विड बायोप्सीज। तो हम उस टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई टारगेट तो छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट्स में टारगेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। टारगेट मींस सपोज एक्स टारगेट अवेलेबल है और एक्स ड्रग अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छा काम करती है और लंबा सर्वाइवल देती है। सेकंड पॉइंट में बात करूंगा इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कहते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम वो फाइट करता है, जैसे इम्यूनोथेरेपी उसको हेल्प करती है, और उसमें भी बेसिक रोल अपनी बॉडी की इम्यूनिटी का रहता है, जिससे कि कैंसर से लड़ा जा सके। तो इम्यूनोथेरेपी जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है, इम्यूनोथेरेपी, डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी से सर्वाइवल इंक्रीज हुआ है। थर्ड थिंग्स, यदि हम बात करें कार टी सेल थेरेपी, ये आजकल ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में प्रचलित है। यदि कैंसर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम रिलैप्स हुआ है, तो कार टी सेल थेरेपी लिम्फोमा, ल्यूकीमियाज और माइलोमा में सक्सेस देने लगी हैं। चौथी बात करूंगा, अभी जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब रशियन कैंसर वैक्सीन, तो ये भी आने वाले टाइम में शायद मैं कहता हूं कि वहां ट्रायल्स चल रही हैं। तो रशियन कैंसर वैक्सीन, जिसको हम एमआरएनए वैक्सीन कहते हैं, जो कोविड की वैक्सीन भी बनी थी वो भी एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन थी। तो इसमें वैक्सीन जो हैं, कैंसर वैक्सीन की यदि मैं बात करूं, तो यदि ये प्रचलित होती है और यदि आने वाले टाइम में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो ये कैंसर की एडवांस स्टेज को होने से रोकेंगी। तो ये 4 विधि जो मैंने आपको बताई हैं, टारगेटेड ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपीज, कार टी सेल थेरेपी और कैंसर वैक्सीन, तो ये हमें कैंसर की न्यू मॉडलिटीज हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि वैक्सीन वगैरह पे काम चल रहा है, तो ये भी मैंने सुना है कि कुछ गर्ल्स के लिए, कुछ फीमेल्स के लिए कोई नई एचपीवी वैक्सीन आई है।
सर उसके बारे में क्या जानकारी देना हाँ, चाहेंगे? तो मैं इस प्रश्न का जवाब यही देना चाहूंगा कि अभी हम गर्ल्स में जो एचपीवी वैक्सीन है, बेसिक एचपीवी वैक्सीन क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो ये क्या काम करती है कि ये जो गर्ल्स में है सर्विक्स कैंसर को रोकने में मदद करती है। अभी क्या है कि इस वैक्सीन को हम कब लगवाना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि यंग गर्ल्स को 9 इयर्स की एज से हम 25 साल की एज तक, इवन कहते हैं कि मैरिड जो इनिशियली मैरिड फीमेल्स हैं उनमें भी हम इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये मैरिज होने से पहले इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। इस वैक्सीन को लगवाने की जो एज है 9 से 25 साल की यूजुअली ड्यूरेशन में हम लगाते हैं। जो 14 साल तक की गर्ल्स हैं उनको हम 2 वैक्सीन का डोज देते हैं, और 14 साल से जो 25 साल की फीमेल में उनमें हम 3 डोज का शेड्यूल्स है, तो वो 0, 1 और 6 मंथ्स में है। तो इस तरह से हम जो गर्ल्स हैं जो उनके अंदर सर्विक्स कैंसर को रोक सकते हैं। इसी तरह से एक वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, जिससे कि लीवर कैंसर से बचा जा सकता है। तो ये आजकल तो सभी वैक्सीनेशन शेड्यूल का पार्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि एचबीवी जो वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी को भी सभी को लगवाना चाहिए, जिससे कि लीवर कैंसर से बचा जा सके। सर आपकी बातों को सुन के समझ के इतना समझ आया कि अब कैंसर जैसे नाम से हमें डरना नहीं चाहिए, इलाज कराना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर लास्ट में आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि लिसन टू योर बॉडी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी बॉडी की सुनो। आपको कोई भी सिम्टम्स हैं उसके लिए डॉक्टर से सबसे पहले मिलें। सेकंड थिंग है कि फियर नहीं करना है, कि आपको यदि सिम्टम्स हैं तो स्क्रीनिंग से नहीं डरना है कि डॉक्टर साहब हमें स्क्रीन करने के लिए डॉक्टर्स की सहायता ले। और थर्ड थिंग्स मैं कहूँगा कि एडिक्शन, जिसको हम कहते हैं कि एडिक्शन को अवॉइड करना है, चाहे हम टोबैको हो चाहे अल्कोहल हो, और साथ में लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसमें एक्सरसाइज और साथ साथ में डाइट रिच इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो मैं यही इसी कह के मेरी चर्चा को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर योर काइंड टाइम एंड काइंड वैल्यूएबल या इन्फॉर्मेशन। थैंक्स।